अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आमना हूँ। कल मैंने एक ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम पे एक ग्रीन टॉप गाइडलाइन की प्रेजेंटेशन शेयर की थी। उसमें कुछ अहम पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने उन पे एम्फोसाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं फिर से एम्फोसाइज करना चाहती हूँ। उसमें एक ये बात है कि एक तो वो बेसिक क्वेश्चन है जो पार्ट 2 का, जिसमें वो पूछते हैं कि कौन सा प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है जो कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन की पैथोफिजियोलॉजी में इन्वॉल्व होता है, तो वो हमें कल बता देता है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इसके अलावा वो ये पूछते हैं कि आप प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे पेशेंट को। जैसे अगर आप इमरजेंसी में मौजूद हैं और आपको नर्स की कॉल आती है और वो आपसे कहती है कि मुझे फ़ोन पे एक पेशेंट ने कांटेक्ट किया है और उसके ये सिम्टम है। क्योंकि जो जो है कोविड से पहले भी ये चीज़ एनएचएस में चल रही थी, लेकिन कोविड के बाद तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चल रही है कि टेलीफोनिक कंसल्टेशंस हर जगह होती हैं। तो इसमें ये है कि जब वो पेशेंट आपसे कांटेक्ट करेगी, तो अगर वो पेशेंट हिस्ट्री ऐसी दे रही है जिससे उसको ओएचएसएस की सिम्टम्स लग रहे हैं, और हम उनको उसको कंफर्म करना चाहते हैं अपने डायग्नोसिस को, और हम उसको कैटेगराइज करना चाहते हैं कि वो कौन सा माइल्ड मॉडरेट सीवियर है, क्योंकि सारी प्लानिंग क्रिटिकल है, उसके हिसाब से उसकी सारी प्लानिंग चेंज होती है। तो हम उसको पेशेंट को फर्स्ट जब टेलीफोनिक कॉल होगी तो हम पेशेंट को कॉल करेंगे, और बेसिकली हम उसको एक तो डायग्नोसिस कंफर्म करना चाहेंगे, जिसमें हम पेशेंट को बुला के उसकी कंप्लीट हिस्ट्री ले लेंगे। फिर हम उसको एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें उसका वेट, एब्डोमिनल गर्थ, डिहाइड्रेशन, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग, और हम उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी करेंगे, ताकि हम इसको डायग्नोसिस को कंफर्म करना चाहते हैं। उसमें ब्लड टेस्ट में हम उसको करेंगे कि फुल ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ऑस्मोलैलिटी, pelvic ultrasound, and in selected cases abdominal imaging. Then we will confirm the diagnosis. Diagnosis is mainly clinical criteria, but some investigations, because we need to do that to categorize the OHSS, either it's mild, moderate, or severe. So combination of increased hematocrit and decreased serum osmolality and decreased sodium is indicative of OHSS. अब हमने इसको ये डायग्नोज कर लिया है। अगर हमें पता लग गया ये OHSS है, अब हमने उसको कैटेगराइज कर लिया, या तो वो माइल्ड है, या मॉडरेट है, या सीवियर है, या क्रिटिकल है। क्रिटिकल को तो हम हॉस्पिटल में एडमिट रखेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट को हम आउट पेशेंट मैनेजमेंट उसको, और सीवियर में सिलेक्टेड केसेस में हम आउट पेशेंट मैनेजमेंट करते हैं। तो उसमें हम पहले असेस करेंगे, हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि आपका पेशेंट, हम पहले देखेंगे कि पेशेंट की मेंटल कैपेसिटी ठीक है, वो अंडरस्टैंड करती है, वो कंप्लाई कर सकती है मैनेजमेंट से। अगर वो आउट पेशेंट मैनेजमेंट करें तो फॉलो अप के लिए एवरी 2 to 3 डेज में आ सकती है, और उसको ओरल पेन किलर्स पे एडिक्वेट पेन रिलीफ मिल रहा है, और हम उसको 24 आवर्स कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, और उसको हम घर भेज देंगे पेशेंट को। अब इस पेशेंट को हमने कहा कहना है कि हर 2 to 3 डेज के बाद आए। अब बेसिकली जब वो पेशेंट 2 to 3 डेज के बाद आएगी, तो हमने उसमें क्या देखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब भी हमने पेशेंट को घर भेजना है ना, तो हमने उसको बताना है कि तुम्हें क्या वार्निंग साइन आए तो तुमने फौरन हॉस्पिटल में आना है। अगर वो पेशेंट आर अनेबल टू अचीव satisfactory पेन कंट्रोल, or unable to maintain adequate fluid intake due to nausea, show signs of worsening ovarian hyperstimulation despite outpatient management, unable to attend for regular follow-up, and have critical OHSS. इन सब पेशेंट्स को आपने, मतलब इसको तो हमेशा हमने, और क्रिटिकल OHSS को जब भी हमें डेवलप हुई है, या हमें लग रहा है कि वो पेशेंट ऑलरेडी प्रेजेंट किया है, या उसके बाद वर्सन हो के वो इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम पेशेंट को इमीडिएटली कॉल कर लेंगे। ये वार्निंग साइन हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करके उनको हम घर भेज देते हैं। फिर हमने पेशेंट को जब बुलाना है, तो हमने इसको 2 to 3 डेज के बाद जब बुलाना है, हमने क्या देखना है उसमें, हमने ये देखना चाह रहे हैं बेसिकली कि पेशेंट की जो सिवियरिटी है वो इंक्रीज तो नहीं की, यानी अगर वो पहले माइल्ड थी तो अब सीवियर तो नहीं हो गई, या सीवियर है तो उसकी क्रिटिकल में तो नहीं चली गई। इसके लिए हम उसके क्या करेंगे, इंक्रीज इन एब्डोमिनल डिस्टेंशन और पेन इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, कि हमने उसको देखना है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन ज्यादा और एक गर्थ उसकी चेक करेंगे, उसकी पेन कंट्रोल का पूछेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन तो नहीं है, टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन, और डिक्रीज यूरिन आउटपुट। डिक्रीज यूरिन आउटपुट का क्राइटेरिया ये है कि लेस देन 1 लीटर इन 100 ml इन 24 आवर्स यूरिन आउटपुट है उसका, या फिर पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस में जा रही है मोर देन 1 लीटर इन 24 आवर्स, यानी 100 ml इन 24 आवर्स, और वेट गेन है जिसको या फिर एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज कर रही है। तो इस पेशेंट को हमने 2 to 3 डेज के बाद बुला के ये चेक करना है। अगर ये सब कुछ ठीक रहता है, तो फिर हम उस पेशेंट को
बेसिकली करते हैं कि उसको फॉलो अप पे रखते हैं, और वो बेसिकली खुद ब खुद ये इसके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। अब एक पॉइंट ये है कि जो कि पार्ट 3 के एग्जाम में होता है कि वो पेशेंट आपको कहती है कि जो है ना, जैसे कल मैंने सिनेरियो बताया कि एक सीवियर OHSS की पेशेंट है और वो आकर कहती है कि मैं नहीं स्टे कर सकती, तो आप उसकी बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ये फॉलो अप के लिए आ रही है। तो पार्ट 3 में ये एक इसका वो कैच होता है कि आपने उस पेशेंट को ये मैनेजमेंट बतानी है। वो कहती है कि हाँ, मैं आ सकती हूँ, मैं 2 to 3, वो बहुत कंप्लायंट पेशेंट होती है। तो अगर आपने उसको सारी मैनेजमेंट बता के उसको भेज दिया ना, तो फिर आपका ये केस फेल हो जाता है। क्योंकि आपने सब कुछ ठीक किया, लेकिन एट द एंड पेशेंट सेफ्टी आपने नहीं उसकी आपने ठीक है, पेशेंट सेफ्टी में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपने उसको वार्निंग साइन बता दिया, 24 आवर्स कॉन्टैक्ट डिटेल, उसको कह दिया कि आपने जो है ना, आपके पास कोई कन्वेंस होनी चाहिए, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उसको प्रॉपर गाइड कर दिया। लेकिन अगर आपने जो MRCOG पार्ट 3 है, वो ST5 के लेवल पे होता है। ST5 लेवल का बंदा जो है वो ट्रेनिंग है, और वो अपने बेस पर पेशेंट को इमरजेंसी से, जिसको उसे लग रहा है कि सीवियर OHSS है, वो घर नहीं भेज सकता। आपने उसको सारी मैनेजमेंट बतानी है, और एंड पे ये लाइन बोलनी है कि एट द एंड ऑफ दिस कंसल्टेशन आई विल रिक्वेस्ट माय कंसल्टेंट टू कम एंड सी यू। क्योंकि एक ये कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन है। बेशक आपको पता है कि ये ऐसे ही होगा, लेकिन एक दफा कंसल्टेंट के नोटिस में आना जरूरी है कि ये एक सीवियर पेशेंट है जिसको हम घर भेज रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये कि जब आप पेशेंट को घर भेजते हैं, उसको 24 आवर्स फर्ज करें माइल्ड का पे आपने भेजा है पेशेंट को, आपने उसको घर भेज दिया है, 24 आवर्स उसको कॉन्ट्रैक्ट नंबर दे दिया है। जब जब पेशेंट आपको फोन करती है, वो कहते हैं कि नर्स ने आपको फोन किया है कि एक डायग्नोज केस ऑफ OHSS है, और पेशेंट कंप्लेन कर रही है कि उसकी पेन मॉडरेट हो रही है, या फिर ये कि वो कह रही है कि उसको नोजिया वॉमिटिंग, और पेन तो ठीक है लेकिन नोजिया शुरू हो गया, तो अब आपको पता लग गया कि वो माइल्ड से ऊपर चली गई है। तो जब भी पेशेंट फोन करती है किसी प्रॉब्लम से, वो माइल्ड से ज्यादा हो, ठीक है ना, जैसे वो कहती है कि जी मैं पहले उसकी एब्डोमिनल ब्लॉटिंग की कंप्लेन थी, वो भी आपकी माइल्ड में आती है, फिर वो कहती है कि माइल्ड डिस्कम्फर्ट है, माइल्ड पेन है, तो आप उसको पेन किलर दे सकते हैं, मतलब वो माइल्ड की रेंज में ही है, आपको उसको इमीडिएटली कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पेशेंट कहती है कि मुझे नोजिया वॉमिटिंग भी हो रहा है, यानी आपको पता लग रहा है कि वो एडवांस हो रही है, उससे आगे जा रही है, तो आपको मॉडरेट में चली गई है। लेकिन अब आप बाकी चीजें भी कंफर्म करना चाहेंगे ना कि क्या क्या पता उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, लेकिन उसका जो ओवेरियन साइज है वो 12 सेंटीमीटर से, मतलब 12 से भी ऊपर हो जाए, तो फिर वो बहुत जो है ना, वो फिर सीवियर में चली गई, या सिर्फ अल्ट्रासाउंड की बेस पे। तो आप बेसिकली उसको दोबारा से बुलाना चाहते हैं। जब भी टेलीफोनिक कंसल्टेशन हो, आपको हिस्ट्री से लगे कि ये माइल्ड से ज्यादा नॉन केस है, और वो माइल्ड से ज्यादा जा रहा है, तो यानी मॉडरेट या सीवियर कोई भी, और क्रिटिकल में तो ऑब्वियसली आपने करना ही है, तो आपने उसको जरूर बुलाना है और उसको री एग्जामिन करना है पेशेंट को। इसके अलावा ये कि वो तो मैं कल बता चुकी थी कि किस किस को रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को जब जब आप एग्जाम करते हैं पार्ट 3 में, तो आपने उस वक्त इंसिडेंट रिपोर्ट भी जनरेट करनी होती है कि आपको जो सीवियर और क्रिटिकल है उनके लिए इंसिडेंट रिपोर्ट जनरेट करते हैं। फिर आप इसके अलावा आप जो है उसको ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करेंगे, लाइसेंस सेंटर को इन्फॉर्म करेंगे, और पेशेंट को ये काउंसल करेंगे कि अगर उसने ऑलरेडी उसके एम्ब्रियो उसके प्लेस नहीं हुए, तो वो ये साइकिल कैंसिल कर दे, क्योंकि इन द नेक्स्ट प्रेगनेंट इन अगर उसकी एम्ब्रियो रखे जाते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो चांसेस हैं कि उसको प्री एक्लेम्शिया और प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मुझे लगा कि ये अगर इस तरह से डिस्कस किए जाएंगे तो ये ज़्यादा याद रहेंगे। थैंक यू सो मच।